एम ऑडिबल? क्या मेरी आवाज क्लियर है? एक बार कंफर्म कीजिए, क्या मेरी आवाज आ रही है? हेलो, एम ऑडिबल? ओके। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग सितंबर मंथली डिस्कस कर रहे थे और इसका फर्स्ट हाफ हमारा हो गया था। आज हम सेकंड हाफ यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, शेयर स्क्रीन ऑन कर देता हूँ। ओके, स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? एक बार कंफर्म कीजिए, स्क्रीन दिखाई दे रही है? अनम्यूट करके बोलना। एक्चुअली मुझको टेक्स्ट मैसेज स्क्रीन शेयरिंग मोड में दिखाई नहीं देता। कोई भी एक मतलब बता दो कि ये दिख रहा है स्क्रीन। जिशान, स्क्रीन दिखाई दे रही है? ओके, हाँ। दिखाई दे रही ना? ठीक है। हाँ, तो दिखाई दे देखो, रही। 5.4 ओके। हम चिता रीइंट्रोडक्शन यहाँ तक डिस्कस कर चुके थे, यहाँ से आगे आज हमको डिस्कस करना है। तो इंडिया में देखो, चित्ता लगभग इंडिया में क्या थे, एक्सटिंक्ट थे। याद रखो, चित्ता जो एशियाटिक चित्ता है, इंडिया में एक्सटिंक्ट है। और लेकिन एशियाटिक चित्ता और उसका आयुसीन अगर स्टेटस देखते हैं तो वो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। एशियाटिक चित्ता क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, लेकिन इंडिया में एक भी नहीं है। वो अभी मिलेंगे आपको ईरान में। तो फिर इंडिया में एक्सटिंक्ट है। तो ऐसा स्टेटमेंट भी बनाएगा कि मतलब वो इंडिया में एक्सटिंक्ट है। ओके, तो ये सही है। और क्रिटिकली इंडेंजर्ड अगर बोलता है तो आईयूसीएन स्टेटस का क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ये बात हुई। दूसरी चीज ये हुई थी कि पिछले साल सितंबर मंथ में इंडिया ने क्या किया, अफ्रीकन चित्ता मंगवाया। चित्ता की दो वैरायटी है, एशियाटिक चित्ता और अफ्रीकन चित्ता। एशियाटिक चित्ता अभी ईरान में मिलता है, लेकिन उनकी पॉपुलेशन बहुत ही कम है। तो ईरान ने मना कर दिया था इंडिया को देने के लिए। तो फिर इंडिया ने फिर अफ्रीका से मंगवाए, नामीबिया से अफ्रीकन चित्ता मंगवाए। ओके, और उनको रीइंट्रोड्यूस किया जा रहा है कूनू नेशनल पार्क। ये मध्य प्रदेश में है, अंडर प्रोजेक्ट चित्ता। यहाँ पर कंपैरिजन भी दिया हुआ है, एशियाटिक चित्ता और अफ्रीकन चित्ता। ठीक है, शायद आगे दिया होगा। तो दोनों में देख कंपैरिजन क्या है। आईयूसीएन स्टेटस इंपॉर्टेंट है बस। अफ्रीकन चीता वल्नरेबल है, और एशियाटिक चीता याद रखो क्रिटिकली इंडेंजर्ड। एशियाटिक चीता इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड। इसको कहते हैं फास्टेस्ट मैमल ऑन द अर्थ। ओके, और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट स्पेशीज है उनके आईयूसीएन स्टेटस दिए गए हैं। ओके, तो ये आईयूसीएन स्टेटस कुछ इंपॉर्टेंट स्पेशीज के हमको पता रहना चाहिए। जैसा क्रिटिकली इंडेंजर्ड, तो देखो उसमें कौन से स्पेशीज हैं। ग्रेट इंडियन बस्टार्ड, हंगूल, वल्चर्स भी इसमें आते हैं। चार टाइप के वल्चर, वो बाद में देखेंगे। देन मलबार सिवेट, ये कैट की एक स्पेशीज है। जर्डर कर्सर, घड़ियाल, एशियाटिक चित्ता, साइबेरियन क्रेन, पिंक हेडेड डक, ये सारे हमारे क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। देन इंडेंजर्ड में आते हैं नीलगिरी तहर, सांगाई डियर। सांगाई डियर जो आपको मणिपुर में मिलती है, लोकतक लेक। एशियाटिक लॉयन, लॉयन, टाइगर, एलिफेंट, रेड पांडा, गोल्डन महासीर। फिर डॉल्फिन के जो स्पेशीज है, इराउडी डॉल्फिन, गंगेटिक डॉल्फिन, इंडस डॉल्फिन।
ये तीनों भी इंडिया में मिलते हैं और ये तीनों भी क्या है, इंडेंजर्ड है। ओके, इसके बाद वल्नरेबल, वल्नरेबल में इंपॉर्टेंट स्पीशीज है स्नो लियोपार्ड, क्लाउडेड लियोपार्ड, ग्रेट वन हॉर्न राइनो, वन हॉर्न राइनो, लीदरबैक टर्टल, ऑलिव रिडले टर्टल, डुगोंग। ओके, तो इसमें से कुछ याद रख सकते हैं हम, जैसा फॉर एग्जांपल, और अफ्रीकन चीता भी वल्नरेबल है। अफ्रीका का मैप देखो तो वो आपको ऐसा वी शेप में दिखाई देगा, तो वी से याद रखो, वी फॉर वल्नरेबल, अफ्रीकन चीता क्या है, वल्नरेबल है। इसी तरीके से आपका जो ग्रेट वन हॉर्न राइनो है, इसका फेस और इसका जो हॉर्न रहता है, दोनों के बीच में वी शेप दिखता है, तो उससे याद रखो कि वन हॉर्न राइनो भी क्या है, हमारा वल्नरेबल है। ओके, देन ये जो नियर थ्रेटन, तो ये चीरू नाम की एक तिबेटियन एंटीलोप है, वो है तिबेट साइड में, लद्दाख में मिलती है। और लिस्ट कंसर्न में आता है ब्लैक बक, ब्लैक बक और कैराकाल, ये भी कैट की एक स्पीशीज है। और क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो वल्चर्स थे ना, 4 टाइप के वल्चर क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, व्हाइट बैक, स्लेंडर बिल्ड, लॉन्ग बिल्ड, रेड हेडेड वल्चर, ये चारों क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ओके, तो ये आयुसीन वाला चार्ट, इसको बार बार पढ़ते रहना, ये इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर अगर स्पेशीज पे पूछा है तो एक स्टेटमेंट हो सकता है वो आयुसीन स्टेटस पे दे दे। ठीक है, 5.5 उतना कुछ खास है नहीं। 5.6 ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन, ये कुछ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव है। इसमें क्या करने वाले, ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन, ब्लू इकोनॉमी की बात है। और जो ब्लू इकोनॉमी है हमारी, मतलब फिशरी वगैरह, इनका क्या करना है, सस्टेनेबल यूज करना है और इससे फूड सिक्योरिटी अचीव करना है। तो इसके लिए कुछ ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन नाम का इनिशिएटिव लाया गया है। जैसे ये टर्म्स आते हैं ना, ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन, ब्लू कार्बन, ब्लू हाइड्रोजन, इनके मीनिंग क्या होते हैं बस वो देख लेना, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी जैसे ग्रीन हाइड्रोजन चल रहा है न्यूज में। इसके बाद देखो 5.7.1, यहाँ पर ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट, एक रिपोर्ट आई है। इससे पहले हमने इसको एक बार डिस्कस भी किया था दिसंबर मंथली में। ब्रेक थ्रू एजेंडा, ये एक ग्रुपिंग थी, एक अलायंस था, जो COP26, मतलब तो पिछले साल की जो COP थी, लास्ट टू लास्ट, वहां पर इसको लॉन्च किया गया था। और ये किस लिए है ब्रेक थ्रू एजेंडा, ग्रीन हाउस गैस कम करना है। और मेनली जो 5 सेक्टर्स हैं जो ग्रीन हाउस गैस में कंट्रीब्यूट करते हैं, वो पावर, रोड ट्रांसपोर्ट, स्टील, हाइड्रोजन, एग्रीकल्चर। तो ये 5 सेक्टर में ग्रीन हाउस गैस का इमिशन कम करना है। इसके लिए कंट्रीज के बीच में कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन इस्टेब्लिश करना है। तो इसके लिए ये ब्रेक थ्रू एजेंडा लाया गया था और उसकी रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट पब्लिश की है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एंड इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी और UNFCC, ये तीनों मिलकर ने इसको पब्लिश किए हैं। ब्रेक थ्रू एजेंडा, वो बस उसका मीनिंग याद रखो। स्वच्छ सुजल प्रदेश, ये मतलब एक नया अवार्ड है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैव बिकम इंडियाज फर्स्ट स्वच्छ सुजल प्रदेश। स्वच्छ सुजल मतलब यहाँ पे स्वच्छ सुजल क्या है, ड्रिंकिंग वाटर वगैरह जो रहता है वो क्लीन रहता है, सेफ एंड सिक्योर। इसी तरीके से ODF प्लस स्टेटस रहना चाहिए। और तीसरा क्या है, लोगों के अंदर अवेयरनेस वगैरह वो सब भी बढ़ाने के लिए एफर्ट लेना चाहिए वहाँ की गवर्नमेंट ने। तो तीनों चीजें हैं, तो उसको स्वच्छ सुजल प्रदेश कहते हैं। ओके, ODF, ODF प्लस और ODF प्लस प्लस, ऐसे 3 रैंकिंग रहते हैं। ओके, ODF में क्या है, सिंपल है, टॉयलेट है और लोग टॉयलेट का यूज कर रहे हैं, उसको कहते हैं ODF स्टेटस। और ODF प्लस में क्या है, टॉयलेट है, वहां पर मतलब क्लीनलीनेस भी है, वाटर अवेलेबल है। टॉयलेट प्लस वहां पर वाटर अवेलेबिलिटी है, क्लीनलीनेस, हाइजीन मेंटेन है, तो उसको कहेंगे ODF प्लस। और ODF प्लस प्लस में क्या रहता है, टॉयलेट भी है, वहां पर हाइजीन भी मेंटेन है, और थर्ड चीज जो वेस्ट है, उसको वेस्ट डिस्पोजेबल, या फिर उसको टर्म आती है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वो भी किया जा रहा है, तो उसको हम कहेंगे ODF प्लस प्लस। तो ऐसे 3 स्टेटस रहते हैं। ओके, मतलब जो हमारा स्कीम थी ना, क्लीन इंडिया गन्ना मिशन का, स्वच्छ भारत अभियान के अंदर ये स्टेटस दिया जाता है। ओके, जल दूत ऐप, ये नया ऐप लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने।
इसका पर्पस क्या है? द ऐप विल हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द ग्राउंड वाटर लेवल इन सेलेक्टेड विलेजेस। ये ऐप के जरिए आपको ग्राउंड वाटर लेवल आपको पता चलेगा विलेजेस में। ठीक है। यहाँ पर दो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन के नाम दिए, आईएसए एंड आईसीएओ। दोनों ने कुछ एमओयू साइन किया है। आईएसए क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये इंडिया लेड इनिशिएटिव था और पेरिस जो समिट हुई थी COP21 वहां पर लॉन्च किया गया था। ठीक है। इसको में मेनली सोलर एनर्जी को प्रमोट करना है अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है। ये पहले लॉन्च किया गया था ऐसे कंट्रीज जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है। मतलब जहां पर वो सन सोलर एनर्जी सनरेज वो मतलब मोस्ट पीरियड ऑफ द ईयर के लिए अवेलेबल है। पर बाद में इसका स्कोप ब्रॉड किया गया, अब कोई भी कंट्रीज को ज्वाइन कर सकता है। और इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, न्यू दिल्ली गुरुग्राम। इसके बाजू में जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है आईसीएओ, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ये एविएशन सेक्टर के जो रूल्स स्टैंडर्ड्स वगैरह रहते हैं इसको मतलब रेगुलेट करना वगैरह ये सब इसका काम है, आईसीएओ। और इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल, कनाडा। कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट देखो 5.7.16 डार्क स्काई रिजर्व। ठीक है। तो यहाँ पर हुआ क्या है, लद्दाख में एक हानले नाम की जगह है, हानले। यहाँ पर स्पेस ऑब्जर्वेशन सेंचुरी बना रही है गवर्नमेंट। स्पेस ऑब्जर्वेशन, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पोल्यूशन बहुत ही कम है और आसमान क्लियर से दिखाई दे सकता देता है। तो आप बेयर आई से, नेकेड आई से आप मतलब ऑब्जर्व कर सकते हैं सन्स को, स्टार्स को, हमारी गैलेक्सी को। तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या कर रही है, यहाँ पर पोल्यूशन ना हो। यहाँ पर खासतौर पे लाइट पोल्यूशन जो हम कहते हैं ना, मतलब सिटीज में वगैरह क्या होता है, लाइट का एक्सेसिव यूज होता है। रात में भी लाइट चालू रहती है, तो इससे क्या होता है, जो स्पेस की जो चीजें हैं वो हम ठीक से ऑब्जर्व नहीं कर पाते। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, लाइट पोल्यूशन मतलब यहाँ पर नहीं होने दिया जाएगा। और इसलिए इसको यहाँ पर एक स्काई रिजर्व बोल के डिक्लेयर किया गया है। लद्दाख में हानले नाम की जगह है। ठीक है। और ये यहाँ पर देखो, ये हानले जो है, ये इट इज द पार्ट ऑफ चांगथंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चांगथंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहां पर उसका पार्ट है। और हानले के बारे में और भी दिया है, इट इज लोकेटेड इन लद्दाख कोल्ड डेजर्ट रीजन। ओके, अवे फ्रॉम एनी ह्यूमन डिस्टर्बेंस। यहाँ पर कुछ ह्यूमन डिस्टर्बेंस भी नहीं है। और चांगथंग लेक के बारे में देखो, एक फैक्ट दिया है, इट इज होम टू हाईएस्ट लेक ऑन द अर्थ, सो मोरिरी। सो मोरिरी नाम का लेक है। ये रामसर साइड भी है, देखो पिछले साल या उससे पिछले साल इसको डिक्लेयर किया गया था, सो मोरिरी। याद रखो। लद्दाख में और एक लेक है, उसका नाम है पगांग त्सो। इंडिया और चाइना का डिस्प्यूट चल रहा है उसको लेकर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये तो हमको पता रहता है, ओजोन के लिए है। 1985 में वियन्ना कन्वेंशन हुआ और उसके अंडर में क्या हुआ, फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया। वो जितने भी ओजोन डिप्लीटिंग गैसेस हैं उनको क्या करना है, फेज आउट करना है उसके लिए। तो ये प्रोटोकॉल आता है 1987 में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और ये प्रोटोकॉल की याद में क्या करते हैं देखो, 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है, 16 सितंबर। ठीक है। तो वियन्ना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये दोनों भी रिलेटेड है आपके ओजोन डिप्लीशन के लिए। और अभी किगाली अमेंडमेंट, वो भी याद रखो, उसमें वो HCFCs वगैरह ऐड किए गए थे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। ठीक है। जनरली जो भी गैसेस हैं जिनके अंदर क्लोरीन या ब्रोमीन रहता है वो ओजोन डिप्लीटिंग रहते हैं। ठीक है। अगले आर्टिकल में स्टॉकहोम कन्वेंशन का जिक्र आया है। स्टॉकहोम कन्वेंशन किस लिए है? स्टॉकहोम, ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट जो रहते हैं, ऐसे पोल्यूटेंट जो इन्वायरमेंट में इजीली मतलब डिकम्पोज नहीं होते, तो उनके लिए कन्वेंशन था, उनको इलिमिनेट करने के लिए। तो ये कन्वेंशन 2001 का है और इट इज रिलेटेड टू POP, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। दूसरे देखो और भी हमारे पास कन्वेंशन है। हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? एम ऑडिबल? हाँ आ रही है भाई। ओके ओके।
हाँ, तो देखो हम लोग स्टॉकहोम कन्वेंशन हमने डिस्कस कर लिया था जो पीओपी के लिए है। इसके बाद और दो इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है। एक है बेसल कन्वेंशन फॉर कंट्रोल ऑफ ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल, ये 1989 का है। और तीसरा है रॉटरडैम कन्वेंशन ऑन प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट प्रोसीजर फॉर सर्टन हजार्डस केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स इन इंटरनेशनल ट्रेड, ये 1998 का है। रॉटरडैम ये प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट के लिए, बेसल कन्वेंशन ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट, और स्टॉकहोम परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। ये तीन कन्वेंशन और उनका पर्पस, इसको याद रखो। रानीपुर टाइगर रिजर्व, एक नया टाइगर रिजर्व डिक्लेयर हुआ है इन यूपी। ओके, याद रखो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज वेल एज जो टाइगर रिजर्व, ये जो डिक्लेयर करता है स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करता है। ठीक है, स्टेट को इसकी पावर है। तो इसने डिक्लेयर किया, यूपी कैबिनेट ने अप्रूव किया प्रपोजल, 4 टाइगर रिजर्व रहेगा यूपी का। इससे पहले यूपी में 3 थे, दुधवा, पीलीभीत पीलीभीत और अमनगढ़, ये 3 थे। अभी ये रानीपुर ये बनाया गया। देन इसके बाद यहाँ पे देखो रूल कर्व, ये एक टर्म आई है। ये रूल कर्व, ये एक मतलब कैलकुलेशंस रहते हैं इसमें। ये क्या बताता है, कोई भी डैम में कितना पानी स्टोर रखना चाहिए, सेफ लेवल क्या है। तो इसको यूज किया जाएगा मुल्ला पेरियार डैम, जो पेरियार रिवर पर है। ओके, ये डैम हमेशा न्यूज में रहता है क्योंकि मुल्ला पेरियार डैम ये है पेरियार रिवर पर, और पेरियार रिवर है केरला में, डैम भी केरला में ही है। लेकिन डैम बनाया गया और ये डैम का कंट्रोल है तमिलनाडु के पास। ओके, तो होता क्या है, तमिलनाडु ये डैम मतलब डैम बना गया और और वहां से कैनल निकाला गया है, और वो कैनल के जरिए पानी जाता है तमिलनाडु को। तो केरला का ऑब्जेक्शन है, रिवर हमारी है तो फिर पानी वहां पे क्यों जा रहा है तमिलनाडु को। तो ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। ठीक है, ये ब्रिटिश पीरियड में ये डैम बनाया गया था, मुल्ला पेरियार डैम। देन आगे सोशल इश्यूज, वुमन इन स्टेम, स्टेम मतलब साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो वुमन का पार्टिसिपेशन इन स्टेम फील्ड बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम लाई है। उसका नाम है वेस्ट, WEST, वुमन इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वेस्ट नाम की स्कीम लाई है। इससे पहले और भी एक स्कीम थी, उसका नाम था किरण, किरण स्कीम। ये एसएमए वगैरह लिखने के लिए काम में आते हैं, या मेंस के आंसर राइटिंग में। वेस्ट और किरण। अभी अगर देखा जाए वुमन का पार्टिसिपेशन, तो फीमेल ग्रेजुएट स्टेम फील्ड में 44% है। फीमेल रिसर्चर जो रहते हैं PhD वगैरह करने वाले 14% ही है स्टेम फील्ड में। ठीक है, और फैकल्टी पोजीशन इन साइंस 15%, बहुत ही कम है शेयर। फाउंडेशन लर्निंग स्टडी, ये सर्वे है, और किसने निकाला है, NCERT ने, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। फाउंडेशन लर्निंग स्टडी, ये इसका सर्वे है। इसमें क्या देखा जाता है कि मतलब बेसिक एबिलिटी टू रीड विथ मीनिंग, परफॉर्म बेसिक मैथ कैलकुलेशन बाय द एंड ऑफ क्लास 3। ओके, तो इसमें बेसिक लर्निंग वगैरह वो चेक किए जाएंगी। और ये क्लास 3 तक के बच्चों को, ग्रेड 3 के बच्चों के लिए है ये FLS, फाउंडेशन लर्निंग सर्वे। अब ये फाउंडेशन लर्निंग स्टेटस। और एक दूसरा एक रहता है नेशनल अचीवमेंट सर्वे, NAS इसको कहते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन निकालता है। ठीक है, ये भी एजुकेशन से रिलेटेड है। और इसी तरीके से और एक फेमस सर्वे रहता है जो प्रथम NGO निकालती है, प्रथम NGO, उसका नाम है एनीबडी, प्रथम NGO जो सर्वे पब्लिश करती है। ओके, फेमस सर्वे है, इसका नाम है असर, एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। ओके, अब इसके बाद देखो आगे, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन कुछ खास है नहीं। पोषण अभियान, ये तो हमको पता है किस मतलब ये इसका फुल फॉर्म तो पहले देखो, प्राइम मिनिस्टर ओवर आर्किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट। ठीक है, और ये स्कीम लाई गई, पोषण अभियान इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लैगशिप प्रोग्राम टू इम्प्रूव न्यूट्रिशनल आउटकम्स फॉर चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमन, लैक्टेटिंग मदर, एडोलसेंट्स। एक्चुअली है क्या हमारे पास इंडिया में, इंडिया ने फूड सिक्योरिटी तो अचीव कर लिया, पर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी अभी भी हमारे पास नहीं है। हमारे पास इंडिया हाउस, देखो हमारे पास जो चिल्ड्रन है, अराउंड 34% चिल्ड्रन हमारे
स्टंटेड है। ओके, स्टंटिंग 34%। और वेस्टिंग देखा जाए तो 17% चिल्ड्रन हमारे वेस्टिंग वेस्टिंग से सफर कर रहे हैं। और एनीमिया का अगर बात की जाए तो 51% फीमेल जो है एनीमिया से मतलब सफर कर रहे हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि मतलब हमारे पास ये माल न्यूट्रिशन के इशू बहुत ही सीरियस है। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने स्कीम लाई थी। इसमें टारगेट है कि एसआरओ को कम करना है हर साल 1% से 2% से। ओके, इसके बाद देखो अगला आर्टिकल, इट इज अबाउट डी नोटिफाइड ट्राइब्स, डीएनटी इसको कहते हैं। ठीक है, तो हुआ क्या था, 31 अगस्त मार्क द 17th ईयर ऑफ रिपील ऑफ क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871। एक्चुअली ये जो डिनोटिफाइड ट्राइब जिनको अभी हम कहते हैं, इनको पहले क्रिमिनल ट्राइब ऐसा कहा जाता था। जैसा आप लोग भी सुनते हैं गांव की तरफ पारधी, लमानी वगैरह ये जो लोग रहते हैं, तो इनको मतलब ऐसा शक की नजर से देखा जाता है। ओके, कुछ लोग रहते हैं जो मतलब बदमाशी करते हैं, चोरी चपाटी करते हैं, लेकिन ब्रिटिश के पीरियड में भी ऐसा हुआ था। तो ब्रिटिश लोगों ने क्या किए, ऐसे जो ट्राइब के लोग या कम्युनिटीज कर रहे हैं उनको क्रिमिनल ट्राइब बोल के डिक्लेयर कर दिए। ओके, और उनको कलेक्टिव पनिशमेंट वगैरह दी जाती थी। अब इंडिपेंडेंस के बाद हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, और उसमें एक बात ये भी हो गई कि ये क्रिमिनल ट्राइब है, ये डिस्क्रिमिनेटरी है, इसको खत्म कर दो। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, फिर इसको अबॉलिश कर दिया क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। और इसके लिए इसके प्लेस पे नया एक्ट लेकर आए, उसको कहते हैं हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट। ये 1952 में आता है, हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट। और ये जो कमेटी बनी थी जिसने रिकमेंड किया क्रिमिनल ट्राइब एक्ट को अब रिपील करो और ये हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट नया एक्ट लेकर आओ, वो कमेटी का नाम था अनंत स्वामी अयंगार कमेटी, इन्होंने कहा था। फिर ये हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट लाया जाता है, और जो क्रिमिनल ट्राइब है उनको अब नया टर्म दिया जाता है, डी नोटिफाइड ट्राइब। अब देखो ये डी नोटिफाइड ट्राइब ये वैसे बहुत ही बैकवर्ड है, पर इनका जो रिजर्वेशन का स्टेटस है ना, ये बहुत इसमें वेरिएशंस हैं। कुछ स्टेट में कुछ डिनोटिफाइड ट्राइब को एससी में है, कुछ एसटी में है, कुछ ओबीसी में है, और कुछ इंक्लूड ही नहीं है। दूसरा, इनके साथ और एक इश्यू ये होता है क्योंकि ये बहुत सारे इसमें से माइग्रेंट्स हैं, ये फिरते रहते हैं, नोमैड्स हैं, इनके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स वगैरह नहीं रहते, इसके वजह से इसके चलते ये लोग रिजर्वेशन का बेनिफिट भी नहीं ले सकते। इसी तरीके से इनको प्रीजुडाइज नजर से देखा जाता है सोसाइटी। पुलिस वाले वगैरह बहुत टॉर्चर करते हैं इन लोगों का। ठीक है, जब भी कोई चोरी वगैरह हुई तो इनके लोगों को ही उठाया जाता है। तो ये सारे इश्यूज हैं इनके कम्युनिटी के साथ। तो गवर्नमेंट ने फिर कमीशन बिठाया कि क्या करना चाहिए इनके लिए। तो एक रेन के कमीशन बैठा था 2008 में, रेन के कमीशन। उसने फिर रिकमेंडेशन वगैरह दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दो बोला। उनका जो कमीशन रहता है, नेशनल कमीशन फॉर डिनोटिफाइड ट्राइब, ये कमीशन बना, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दो वगैरह। बाद में और एक कमीशन बनाता है गवर्नमेंट, इदाते कमीशन 2015 में। नाम याद रखो बस, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये था इनके बारे में, डी नोटिफाइड ट्राइब। अबार्शन लॉ इन इंडिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अबॉर्शन के लिए हमारे पास क्या है, एक्ट है पीसीपीएनडीटी एक्ट। ठीक है, सॉरी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, एमटीपी एक्ट इसको कहते हैं। और ये एक्ट के तहत अभी क्या है, अप टू 20 वीक तक अगर आपको क्या करना है, अबॉर्शन करना है, तो 1 डॉक्टर का एडवाइस चाहिए। 20 वीक टू 24 वीक, तो ये पीरियड के बीच में अगर आपको अबॉर्शन करना है, तो अगर 2 डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि ये करना जरूरी है, तो फिर कर सकते हैं। और अगर बियॉन्ड 24 वीक्स के बाद अगर अबॉर्शन करना है, तो फिर उसके लिए मेडिकल बोर्ड बैठेगा, अगर वो रिकमेंड करेगा तो तभी मतलब अलाउड रहता है। ठीक है, और ये कब अलाउड, बियॉन्ड 24 वीक ड्यू टू सब्सटेंशियल फोर्टल एबनॉर्मलिटीज, अगर ऐसे कंडीशन में वो अलाउ रहेगा। तो ये बात कोर्ट में जाती है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि अप टू 24 वीक इसको राइट टू सेफ एंड लीगल अबॉर्शन, इसको राइट बोल के डिक्लेयर किया, राइट टू सेफ एंड लीगल अबॉर्शन। ये जो था ये पहले से ही था, लेकिन पहले वो शायद 20 वीक तक वगैरह रहेगा, लेकिन उसको अब क्या किया, 24 वीक का है। इन शॉर्ट ये बस ये बात याद रखो, बस ये याद रखो, एमटीपी एक्ट है, और अप टू 24 वीक तक अबॉर्शन कर सकते हैं, और ये 24 वीक के बियॉन्ड मेडिकल बोर्ड का एडवाइस चाहिए। ठीक है, ये चीजें यहाँ पर ध्यान में रखो, बाकी दूसरा कुछ खास तो है नहीं। क्राइम्स इन इंडिया रिपोर्ट,
ये एनसीआरबी निकालता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ओके, तो कुछ इसके फैक्ट्स ये मतलब मेंस में काम को आता है, नॉट इन पीटी। जैसा क्राइम अगेंस्ट वुमन, सोशल इश्यूज में लिख रहे तो ये बात आप लिख सकते हैं। क्राइम अगेंस्ट वुमन ये पिछले साल बढ़े 15% से। साइबर क्राइम बढ़े हैं 5.9%। ह्यूमन ट्रैफिकिंग 27.7% से बढ़ी है। ओके, ये कुछ डाटा। इसके बाद एक देखो, ये नया रिपोर्ट आया है कुछ, जेंडर स्नैपशॉट रिपोर्ट लॉन्च बाय यूएन वुमन एंड यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। ये रिपोर्ट ने एक बात बोला है, इट विल टेक 286 ईयर्स टू अचीव फुल जेंडर इक्वालिटी एट द करंट रेट ऑफ प्रोग्रेस। अभी के जैसा प्रोग्रेस चल रही है ऐसा अगर चली तो 286 ईयर्स और चाहिए हमको टू अचीव जेंडर इक्वालिटी। और एक रिपोर्ट है ग्लोबल एस्टिमेट्स ऑफ मॉडर्न स्लेवरी। बस देखो कि मतलब कौन पब्लिश कर रहा है वगैरह, डिटेल में बिल्कुल नहीं जाना है। ओके, तो ये मॉडर्न स्लेवरी वाला जो रिपोर्ट है ये आईएलओ ने पब्लिश किया है। और आईएलओ के हिसाब से मॉडर्न स्लेवरी क्या है? फोर्स्ड लेबर एंड फोर्स्ड मैरिज। ओके, ये जो रहता है इसको मॉडर्न स्लेवरी इन्होंने कहा है। एक नई स्कीम लॉन्च हुई, पीएम श्री योजना, प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। इसमें क्या कर रहे हैं? 14,500 स्कूल नए बनाए जाएंगे, नए या फिर एग्जिस्टिंग को अपग्रेड किया जाएगा, दोनों भी चीजें। और ये ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर दे विल बी अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। ओके, और वो पूरी मतलब फुल्ली वो आइडियल स्कूल रहेंगे जहां पर एनईपी 2020 इंप्लीमेंट हो रही है। ओके, तो ये पीएम श्री स्कीम थी। ई बाल निदान पोर्टल है, इसको बनाए नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस राइट। अगर चिल्ड्रन का ह्यूमन राइट वायलेशंस वगैरह हो रहा है तो आप इसके ऊपर रिपोर्ट करते हो, ई बाल निदान पोर्टल। इससे पहले देखो, चाइल्ड लेबर को रिपोर्ट करने के लिए भी एक पोर्टल बनाया गया था, कोई उसका नाम बता सकता है? चाइल्ड लेबर को रिपोर्ट करने के लिए पोर्टल था, उसका नाम है पेंसिल पोर्टल। ओके, याद रखो, पेंसिल। देन अगली बात देखो, साइंस एंड टेक में बैटरी एनर्जी स्टोरेज कुछ खास है नहीं इसमें। प्रूफ ऑफ स्टेक टेक्नोलॉजी कुछ खास है नहीं। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, देखो डिसीजेस ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल मतलब जो टच से या कांटेक्ट से या एयर से, वाटर से फैल जाते हैं। फॉर एग्जांपल रिसेंट अपना कोविड-19, ये क्या था? कम्युनिकेबल था। नॉन कम्युनिकेबल ये मतलब कांटेक्ट से फैलते नहीं, इनका अलग सिस्टम रहता है। ठीक है, तो देखो हमको लगता है कि मतलब कम्युनिकेबल डिसीजेस ज्यादा तेजी से फैलते हैं तो डेथ उनसे ज्यादा होते होंगे। ऐसा नहीं है, जो डेथ्स हैं तो आउट ऑफ टोटल डेथ्स नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस लीड टू 66% ऑफ डेथ्स इन इंडिया। 100 में से 66 लोग जो हैं वो नॉन कम्युनिकेबल से मरते हैं। ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल के चार मेन टाइप है। कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, जैसा वो हार्ट अटैक है, हार्ट ब्लॉकेजेस, बाईपास वगैरह, वो सब इसमें आएगा। कैंसर, क्रोनिक रिस्पायरेटरी डिसीज, अस्थमा वगैरह, डायबिटीज। तो ये क्या चारों क्या हैं? टाइप ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस हैं। इनके नाम याद रखो चारों के। क्लोनिंग, तो क्लोनिंग से रिलेटेड क्या न्यूज में था? चाइना हैज सक्सेसफुली क्लोन्ड अ वाइल्ड आर्टिक वोल्फ फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड। कुछ खास है नहीं। क्लोनिंग में देखो एग्जैक्ट मतलब जो फादर या मदर है उसकी जैसी कॉपी मिलती है आपको एग्जैक्ट, उसको क्लोनिंग कहते हैं। इनकोवैक, देखो एक नई वैक्सीन आई है कोविड-19 की, भारत बायोटेक ने इसको बनाया है। वर्ल्ड फर्स्ट इंट्रानसल वैक्सीन फॉर कोविड-19 रिसीव्ड अप्रूवल फॉर इमरजेंसी यूज इन इंडिया। वर्ल्ड फर्स्ट इंट्रानसल, इंट्रानसल मतलब आप नाक के जरिए इसको दे सकते हो, इनको वैक। दूसरी बात देखो, अप्रूवल कौन देता है न्यू वैक्सीन को वगैरह? तो अप्रूवल देता है आपका सीडीएससीओ, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, सीडीएससीओ। ओके, और उसमें एक प्रोविजन भी है, इमरजेंसी यूज के लिए भी अप्रूवल दिया जा सकता है। मतलब अभी समझो क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह चल रहे हैं
पर उसके दौरान भी आपको इसकी यूज का परमिशन दिया जा सकता है इमरजेंसी सिचुएशंस में। देन अगला आर्टिकल, ये देखो नाविक के बारे में है। नाविक इंडिया का जो सैटेलाइट सिस्टम है, इंडिया का जीपीएस इसको कहते हैं। नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन, नाविक सिस्टम। ठीक है, तो गवर्नमेंट नाविक सिस्टम को प्रमोट कर रहा है, बोल रहा है मतलब यू मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर्स को वगैरह, व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स को नाविक का यूज प्रमोट करो। अब नाविक देखो, ये इंडिया का सिस्टम है, इसरो ने इसको बनाया है। इसमें टोटल 7 सैटेलाइट्स हैं। 7 में से 3 है जियो स्टेशनरी, जियो स्टेशनरी 3 है, और जियो सिंक्रोनस 4 है। जियो स्टेशनरी, जियो सिंक्रोनस। जियो स्टेशनरी में पोजीशन क्या रहती है, फिक्स रहती है। ओके, एक ही जगह पर वो कंटिन्यूस वहां पर ही रहेंगे। ओके, मतलब वो लैंड पे से देखे तो वही पोजीशन पे रहेंगे। और जियो सिंक्रो, और ये जो ऑर्बिट रहता है, इट इज अराउंड 35,786 किलोमीटर। ठीक है, पर इशू क्या है, सारे साइड ये एग्जैक्ट इतने डिस्टेंस पे लॉन्च करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो दूसरे ऑर्बिट्स भी यूज किए जाते हैं उसके आसपास वाले, उनको जियो सिंक्रोनस कहते हैं। तो जियो सिंक्रोनस 4 है और जियो स्टेशनरी 3 है आउट ऑफ 7। और इसका जो कवरेज है, इंडिया का जो बॉर्डर्स है, बॉर्डर से लेके तो 1500 किलोमीटर आगे तक। ओके, ये पूछा भी गया था वहां पर, बस उसने कुछ दिया था, इट कवर्स इंडियन लैंड मास एंड अप टू 1500 की जगह कुछ 3000 किलोमीटर फ्रॉम इट्स बॉर्डर, ऐसा कुछ दिया था, तो रॉन्ग स्टेटमेंट था। और इसको पहले आईआरएनएसएस, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ये नाम से भी जाना जाता था। ओके, इसके बाद देखो यहाँ नीचे वाले पैसेज में वर्ल्ड के जो फेमस नेविगेशन सिस्टम्स हैं उनके नाम दिए। जैसा जीपीएस सिस्टम है यूएसए का, ग्लोनास रशिया, गैलीलियो ईयू यूरोपियन यूनियन, बेदाउ चाइना का है। और इसी तरीके से 2 रीजनल सिस्टम्स हैं, नाविक इंडिया का है और कॉजिजेनिक ये है जापान का। ठीक है, देन यहाँ पर देखो एक डिवाइस का नाम है मार्स ऑक्सीजन इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट, मॉक्सी। मॉक्सी क्या है, एक डिवाइस है। ये क्या करता है, ऑक्सीजन बना रहा है, CO2 इनहेल करेगा और O2 एक्सहेल करेगा। ओके, तो इसको यूज कर रहे हैं मार्स पर ऑक्सीजन बनाने के लिए। ठीक है, और याद रखो मार्स का जो एटमॉस्फेयर है उसमें 96% कार्बन डाइऑक्साइड है। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके ऑक्सीजन बनाना है। ये सेम मतलब इसमें फॉर्मूला यूज किया है जो ट्रीज यूज करते हैं ना, ट्री CO2 लेते हैं, O2 देते हैं। तो ऐसे ही यही प्रिंसिपल पे काम करेगा। हेलो, आई एम ऑडिबल? क्या मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir, you are audible. ओके ओके, हाँ, तो मैं मॉक्जी के बारे में बता रहा हूँ। मॉक्जी को बनाया है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी विथ नासा परसिवरेंस रोवर। मतलब मैं MIT बना इसको, और नासा ने मिशन भेजा था, परसिवरेंस रोवर भेजा था यहाँ पर मार्स के साथ इसको भेजा भी गया, मॉक्जी को मार्स पर। ठीक है, ये डबल एस्टेरॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट, ये मतलब नासा का प्लान है। नासा ने क्या किया, नासा क्रैश, उसने अपना एक सैटेलाइट क्रैश किया, एक एस्टेरॉयड था डिडिमोस, और उसका मून, छोटा सा मून था उस पर। ओके, यह डायग्राम दिखाई दे रही है आपको, ये एस्टेरॉयड है डिडिमोस, और इसका मून है साइड में दिया हुआ है, डीमॉर्फोस नाम है। तो इसके ऊपर नासा ने अपना क्या किया, अपना स्पेसक्राफ्ट इसके ऊपर कोलाइड किया। इसका पर्पस क्या था, एक्सपेरिमेंटल पर्पस था कि मतलब हम स्ट्राइक करके इसके रोटेशन के डायरेक्शन में क्या चेंज करते हैं। इसका जो पुराना ऑर्बिट था ये आउटर वाला, ये ब्लू कलर वाला था। अब जो नया ऑर्बिट है इसका ऐसा हुआ आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो ये मिशन क्या हो गया, सक्सेसफुल हो गया। मतलब हम सैटेलाइट के मूवमेंट की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो कल्चर में आदि शंकराचार्य ये न्यूज में थे। इनका जो बर्थ हुआ है कलादी विलेज, केरला, यहाँ के ये थे। करीब 8th सेंचुरी में ये थे। भक्ति मूवमेंट के इनको ओरिजिनेटर माना जाता है।
इनकी जो फेमस फिलोसॉफी थी, इसको हम कहते हैं वेदांता स्कूल से ये थे। और इनकी फिलोसॉफी थी अद्वैतवाद, जिसको हम कहते हैं नॉन डुअलिज्म या फिर मोनोइज्म। अद्वैता का या फिर मोनोइज्म का मीनिंग क्या होता है? क्या होता है? ब्रह्मा और आत्मा। ब्रह्मा मतलब गॉड, और आत्मा मतलब सोल। बोथ सोल एंड गॉड आर वन, ये कहते हैं। मतलब अद्वैतवाद वाले वो बोलेंगे कि आफ्टर डेथ सोल यूनाइट्स विथ ब्रह्मा। ठीक है, ये चीज याद रखो। इसके बाद ऐसे ही दूसरे भी फिलोसॉफी, जैसा अद्वैता शंकराचार्य जी की है, इसी तरीके से विशिष्ट अद्वैत रामानुजाचार्य। द्वैतवाद ये बोलेंगे कि ब्रह्मा और सोल अलग अलग है, डिफरेंट। ये माधवाचार्य की थी। द्वैत अद्वैत निम्बार्का। शुद्ध अद्वैत वल्लभाचार्य। अचिंत भेद अभेद चैतन्य महाप्रभु। ये चैतन्य महाप्रभु वेस्ट बंगाल के थे, इन पर क्वेश्चन भी पूछा गया। इनके नाम थोड़ा एक दो बार पढ़ लो, दो तीन तो भी याद रखो इसमें, अद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैत, और ये चैतन्य महाप्रभु वाला। ठीक है। इसके बाद देखो वैसला टेम्पल्स, न्यूज में है। वैसला के जो टेम्पल्स है, चन्न केशव, वैसलेश्वर और केशवा एट सोमनाथपुरा, इनको इंडिया ने रिकमेंड किया है वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस के लिए। ठीक है। होयसला किंगडम के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन, जैसा ये यहाँ पे रीजन दिया गया है, मेनली ये कर्नाटका एरिया में इनका रूल था, 10th सेंचुरी टू 14th सेंचुरी। अलाउद्दीन खिलजी के पीरियड में यहाँ पर बैटल भी होता है और इनकी डिफीट हो जाती है। ठीक है। होयसला इसी तरीके से वो टाइम पर आंध्रा में किसका रूल था? आंध्रा में थे काकातियाज, रानी रुद्रम्मा देवी वगैरह, और यहाँ पे होयसला थे ये साइड में। ओके। तो ये दोनों कंटेम्पररी थे, दोनों को भी वो अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी हरा देती है। ओके। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में इनका अनेक्सेशन भी हो जाता है। इसी तरीके से देखो, हाँ, और इनका जो स्टाइल ऑफ टेम्पल मेकिंग था, ये वेसरा स्टाइल था। और दूसरा इनका डिस्टिंक्ट फीचर ये था, इनका जो प्लान रहता था स्टार शेप रहता था। मतलब ऊपर से देखे तो ऐसा स्टार शेप में, स्टार पैटर्न में इनका कंस्ट्रक्शन हुआ करता था, याद रखो, स्टार शेप। इसके बाद देखो इंडिया में अभी टोटल 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। इसमें से 32 कल्चरल है, 7 नेचुरल है एंड 1 साइट है। ठीक है। आगे, नवल ट्रेडिशन इन इंडिया। यहाँ पर क्या हुआ, जो इंडियन नेवी है, इसका इंसेग्निया, इसका जो सिंबल रहता, फ्लैग रहता, उसको चेंज किया गया है। ओके। अभी जो आईएनएस विक्रांत कमीशन हुई थी वो टाइम पर नया लॉन्च किया गया है। ये जो पुराने वाला था हमारा, इस टाइप का था, यहाँ पे ट्राई कलर, बीच में क्रॉस, और यहाँ पे नेशनल एम्ब्लेम। अब क्या है, साइड में ये छत्रपति शिवाजी महाराज